जी, मैं आता हूँ। अमिताभ जी, आपके पास लगता है नेहा का कनेक्शन थोड़ा आ रहा है, जा रहा है। राम राज्य की बात करते हैं कि हम राम राज्य लाएँगे। मंदिर बनने से अगर राम राज्य आ जाता तो भारत में राम के मंदिर बहुत हैं साहब। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ राम के मंदिर ना हो। लेकिन आचरण तो राम जैसा नहीं है। ये नहीं कहूँगा कि आचरण रावण जैसा है, क्योंकि रावण के अंदर भी तो बहुत गुण थे। इसलिए सोचूँगा कि कंस या दुर्योधन या दुशासन की बात ही कर लूँ। जितना भारत के अंदर रंग भेद है, जितना भारत में नस्ल भेद है, अखबारों के अंदर आप देखो तो जैसे कि विवाह के विज्ञापन आते हैं तो लिखा होता है गौर वर्ण की वधू चाहिए। लड़का जैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है। गाली गलौज, कुरूपपन, क्या कहूं मैं। जिस गौरवशाली संस्कृति की बात करते हैं, मैं कई बार इतिहास के पन्ने पलटता हूं। मैंने कहा कहां है वो गौरवशाली संस्कृति। वो मेरी समझ से बाहर है। कौन सा ऐसा पीरियड है जिसको गौरवशाली संस्कृति समझा जाता है। तो किस पीरियड को समझा जाए। लेकिन जब आंखों के ऊपर रंगीन चश्मे लगा के आपके सामने एक ऐसी पिक्चर पेश की जाती है कि इस काल में गौरवशाली संस्कृति थी और उस काल में था, जिसका कोई बहुत ज्यादा इतिहास मौजूद नहीं है। बल्कि हमें तो सम्राट अशोक के बारे में भी नहीं पता था। वो तो भला अंग्रेजों को हमें उनको बताया। उन्होंने कि यस, आपके यहाँ तो एक प्रियदर्शी नाम का राजा होता था जो हर जगह स्टोन्स होते थे, उसका नाम तो अशोक था। ये तो हमारे हाल है सर। भला अंग्रेजों का जिन्होंने हमको ऋग्वेद और बाकी वेद सौंपे हैं। हमें हमें तो उनके पास थे, कुछ ही हाथों में सीमित थे। वो बेचारे भर भर के वॉरेन हेस्टिंग्स ले लेके उसको हजारों के अंदर अपना इंग्लैंड लेके गया, तर्जुमा करवाए। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। तब कहीं जाके हमारी वेद हमको सौंपे गए। हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा आचरण है वो कहीं से राम जैसा नहीं है। और हमारा राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला है। इनका राम पता नहीं कौन-सा होगा, मुझे नहीं मालूम। अमिताभ जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। उत्कर्ष जी ने जो अपनी शुरुआती टिप्पणी में बातें कही, वे सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और उन्होंने जिस तस्वीर के हवाले से, वो जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर के हवाले से अपनी बात शुरू की, वो वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब क्या कहें उसको, एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिखाता है हमारे समाज का, कि हमारे समाज के वे लोग जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, वो किस तरह से किन चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और कैसे कुछ लोग हैं जो उनकी इन बातों को और आगे बढ़ाते चलते हैं। यानी कोई भाई अपनी बहन के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है पब्लिक में, कोई माँ अपने बेटे के साथ, या बेटा अपनी माँ के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है ना, कैसे स्नेह प्रदर्शन कर रहा है। आप आपकी नजर में वो जो है, क्योंकि आप उन लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि आपके मन में एक खास तरह का पूर्वाग्रह है उनको लेकर के, इसलिए आप उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये जो है, वो तो चलिए एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हो गया। जो बात आपने आज जिस विषय को चुना है, वो विषय मुझे लगता है हमारे पूरे समाज के लिए, मतलब राजनीति के इतर जो समाज है, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, या जो अन्य समाज की इकाइयां हैं, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीरता से विचार करने लायक विषय है कि हमारा समाज जो है वो इस कदर अमानवीय, हिंसक, विभत्स, इस तरह का कैसे मतलब असभ्य समाज है। मैं जब कंझावला की घटना के बारे में सोचता हूँ, तो सोचते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी की गाड़ी के नीचे अगर कोई प्लास्टिक की बोतल भी आ जाती है, कोई पॉलिथीन का पैकेट भी अगर फंस जाता है, तो आदमी 4 बार उतर के देखता है कि मेरी गाड़ी से आवाज कैसे आ रही है, कि क्या हो गया है। मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी की गाड़ी में कोई इंसानी जिस्म फंस गया हो और वो गाड़ी चलाते चला जाए। ये कैसे लोग हो सकते हैं। वो कितने भी नशे में हो, लेकिन आपकी गाड़ी, आप कहीं तो, कोई तो संवेदना होगी आपके अंदर। और अगर वो संवेदना नहीं है, तो आप इंसान नहीं है, आप जानवर से बदतर है। जंगली जानवर भी इस तरह के व्यवहार नहीं करते। जंगली यानी भेड़ियों के झुंड में अगर हम रह रहे हो, वो एक अलग बात है। ये जंगल, अगर हमने अपने महानगरीय स्पेस को अगर जंगलों में तब्दील कर दिया है, जहां सिर्फ भेड़िया रहते हैं, वो एकदम अलग बात है। लेकिन ये इतना डरावना है, इस तरह की घटनाएं। यानी आप कल्पना कीजिए कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जिस तरह से समाज में जो आवाजें उठी थी, जिस तरह का प्रतिरोध हुआ था, जिस तरह का लोग लोग सड़कों पर आए थे, तब ऐसा लगा था कि हाँ, समाज बहुत जाग गया है, और समाज और सियासत दोनों मिल करके कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे, कुछ ऐसे नियम कानून, ऐसा हमारा चाल चलन होगा कि शायद ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। लेकिन
उस घटना के तुरंत बाद ही तुरंत ऐसी घटनाएं हुई थी। मुझे याद है उसके उस निर्भया कांड के तुरंत बाद नोएडा में ऐसी घटना हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ये जावला का कांड हो गया। तो 10, 12, 11 साल होते जाते हैं, कहीं कुछ बदलता नहीं है हमारे समाज में। उसका मतलब ये है कि जो हमारी राजनीति है और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, या जो हमारा, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जो परिवार से जो चीज शुरू होती है, यानी समाज की जो इकाई है परिवार, परिवार में जिस तरह से पालन पोषण होता है, खासतौर से लड़कों को जिस तरह से पाला पोसा जाता है, जिस तरह का पितृ सत्तात्मक समाज है हमारा, जिसमें कि स्त्री को हम भले ही संस्कृत के श्लोकों में कहते हो कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन हम जो हाल करते हैं औरत का, जितनी बेइज्जती, जितनी जितनी ज्यादा हमारी सारी कुंठाएं, हमारा सारा जो भीतर का एक जानवर है, वो जैसे स्त्री को देख करके सामने आता है, जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, वो इतना ज्यादा निंदनीय है, मुझे शर्म आती है। मैं मतलब ये मैं एक एक मैं अमिताभ जी, एक विक्षिप्त और विभत्स मानसिकता है। बहुत ज्यादा, मतलब मुझे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं उस इस घटना के बाद से मुझे लगने लगा है कि कैसा कैसा समाज है, कैसी आपकी आधुनिकता है, कैसा आपका ये महानगरीय जीवन है, कैसा विकास है, जो उत्कर्ष जी ने भी बात कही कि भाई किस तरह का आपने बना दिया इंसान को, कैसा हो गया है कि उसके अंदर मतलब इंसानियत रही नहीं। उसको बिल्कुल भी जरा भी संवेदना नहीं है कि भाई मैं एक इंसान को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। लोगों को मैं इस तरह की घटनाएं आम सुनता हूँ कि साहब उन्होंने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया, किसी ने इस, आपको याद होगा बीएमडब्ल्यू कांड हुआ था दिल्ली में, बहुत मशहूर, वहां भी ऐसा हुआ था। तो ये चीजें जो हो रही है हमारे समाज में, ये मुझे एक तो लगता है कि टिपिकली उत्तर भारतीय समाज जो है, वो अपने आप में कुछ बहुत ही सांप्रदायिक, बहुत भयानक जातिवादी, भयानक हिंसक और भयानक स्त्री द्रोही मतलब यौन कुंठित समाज है, जो इस तरह की, मतलब जिसके अंदर, जिसके दिमाग में गंदगी बजाती रहती है हमेशा। उसका दिमाग नहीं है, कुछ सड़ी हुई नाली है जैसे, उसमें कुछ अजीब सी विचार आते रहते हैं, और जहां कहीं उसको मौका मिलता है, वो उसके गंदी नाली के कीड़े जो है उसके बाहर आ जाते हैं, और वो फिर वो सब जगह गंदगी फैलाता है। तो ये जो चीज है, इसके लिए सिर्फ सियासत दोषी है ऐसा मैं नहीं मानता। सियासत तो है, सियासत बिल्कुल है दोषी। जब जब सरकार के मंत्री, सरकार के उच्च पदस्थ लोग जो हैं वो ऐसी बातें करेंगे सार्वजनिक स्पेस में कि जब महिलाओं को महिलाओं का अनादर करने वाली बातें कहेंगे, किसी को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेंगे, कहीं जर्सी गाय कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे, तो इस तरह की बातें जब आप करेंगे तो, बाबा रामदेव ने कहा कि महिलाएं बिना कपड़ों की भी जी अच्छी जी लगती बिल्कुल बिल्कुल। हैं। आप आप सोचिए सोचिए, ना। बाबा राम, आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया, बाबा रामदेव ने ये कहा। देखिए, बाबा रामदेव के कहने पर किसी ने हल्ला हंगामा नहीं किया, लेकिन मुझे याद है जब शीला दीक्षित ने इस तरह की बात कही थी 2012 के इंसिडेंट के बाद, तो सब लोग उनके पीछे लाठी लेकर फिर पड़े थे। उन्होंने जो बात कही थी वो बात गलत थी, और उनकी आलोचना अपनी जगह सही थी। लेकिन बात यह है कि 10 साल पहले आप जिन चीजों के लिए आलोचना करते थे और लाठी लेकर के और मशाले लेकर के घर से बाहर निकल पड़ते थे, आज आपकी संवेदना इतनी ठंडी क्यों हो गई? तो ये जो सवाल है, अगर हम सियासत से जोड़ करके चीजों को देखने लगेंगे, अगर हम अपने समाज में नारी सुरक्षा के सवाल को, यानी आपने आपने इतना कुछ कानून नारी बनाया सुरक्षा की निर्भया बात, कांड के बाद, अभी इतने नारी दावे किए, सुरक्षा क्यों? बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, 6 महीने की इतने बच्ची, दावे 2 किए साल गए की बच्ची, दिनेश जी, 4 हम सब साल की जानते हैं, बच्ची आज। हम सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे और खबरों के बीच में ही रहने वाले लोग हैं। हमें पता है किस किस तरह से कानूनों में क्या क्या सख्ती लाने के दावे किए गए और क्या क्या हुआ। उसके बावजूद अगर आपका समाज ऐसा है कि एक लड़की जो किसी भी मतलब आर्थिक परिवेश की हो, किसी भी आर्थिक स्तर की हो, या उसका उसका चाल चलन कैसा भी हो, बातें बहुत सारी आ रही है कि साहब उसने शराब पी रखी थी, ये, और अगर किसी ने शराब पी रखी थी, क्या आप उसको कुचल देंगे? ये क्या मतलब है? मतलब कोई स्त्री अगर आपकी नैतिकता के मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो क्या आप उसके साथ किसी भी तरह की सभ्यता, क्रूरता, बर्बरता करते चले जाएंगे? ये कहाँ का सामाजिक सोच है? तो ये जो सोच है, ये मुझे लगता है दिनेश जी, आप जो काम कर रहे हैं, या उत्कर्ष जी, अनिल जी, नेहा जी, हम लोग सब लोग जिस तरह की चर्चाओं में रोज मुब्तला रहते हैं, ये एक बहुत बड़े सामाजिक क्या कहूँ उसको मैं, एक उत्तर भारत में तो कम से कम एक इस तरह के रेनेसा की जरूरत है, नव जागरण की जरूरत है, जो कम से कम उसको सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ऐसा जगाए, उसमें कम से कम आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी भावना तो हो कि हम लोगों को जानवरों की तरह मारने ना लगे, इतना असंवेदनहीन होकर के। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है ये मतलब राजनीति अपनी जगह है, राजनीति के जो भी मानक है, जो भी मंत्री हैं, या जो विधायक हैं या सांसद हैं, या और भी जो लोग हैं, वो जिस तरह से बातें करते हैं वो अपनी जगह है। लेकिन जहां जैसा समाज हम बना रहे हैं, परिवार में माता पिता को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हम इतने पाखंडी समाज हैं कि हम जो है वो अभी आपने वो जिक्र किया, उत्कर्ष जी ने वो पठान उसका फिल्म का जिक्र किया, यानी कोरोना काल में जिस भारतीय समाज ने सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी है, पोर्नोग्राफी देखने वालों में हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर था, जब उसके बाद इंटरनेट का सर्वे आया था।
तो वो समाज जो है वो बिकनी से परेशान है। उस समाज की सारी नैतिकता जो है बिकनी की वजह से आहत हो रही है। लोगों की भावनाएं आहत हो रही है भगवा रंग से। और बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया उन्होंने, दो सांसदों का, भारतीय जनता पार्टी के, दोनों की स्नान करके या बाहर आते हुए फोटो मैंने भी देखी है। और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, आपको एक खास, चूंकि आपको किसी को टारगेट करना है, और टारगेट करने की वजह कोई कला संस्कृति या नैतिकता के पैमाने नहीं है, सीधे सीधे आपका एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, तो इसलिए आप उसको उस तरह से बनाते हैं। समाज को सर खड़ा होना पड़ेगा। समाज की में के जो लोग भी चिंता करते हैं, वो परिवार के हों, वो समाज के लोग हों, संस्थाएं हों, आपके हमारे जैसे लोग हों। पहले एक जमाने में आप याद कीजिए, कितना आरडब्ल्यूएस का रोल हुआ करता था। मुझे याद है शीला दीक्षित के समय में, क्योंकि मुझे मैं अपने चैनल पर रोज कार्यक्रम करता था, और मुझे याद है कि हम लोग आरडब्ल्यूएस को रोज इन्वॉल्व करके हुए कार्यक्रम करते थे, किस तरह से सरकार एक भागीदारी स्कीम चलाती थी। अब क्या स्थिति है आरडब्ल्यूएस की, क्योंकि उनको पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। वो सब के सब केवल एक विचारधारा के आधार पर चलते हैं, और उस विचारधारा के लिए उनके पास व्हाट्सएप है, उनके पास ट्विटर है, जहाँ पे ट्रोलिंग की आर्मीज है। तो वो कुल मिलाकर के समाज में जो जहर फैलाया गया है, उसका सबसे ज्यादा शिकार आप देखेंगे कि महिलाएं, बच्चे और बूढ़े हो रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, वो इतना घिनौना है। हमको बिल्कुल भी मतलब ये कहने का हक नहीं है कि हाँ, हम बड़ी महान जी, परंपरा, महान संस्कृति, सनातन संस्कृति के जी, वाहक हैं। जी, हम बिल्कुल जाहिल लोग हैं। हम बिल्कुल मतलब क्रूरता में हम हमारा कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में, ये हकीकत है। तो ये जो जी। मध्ययुगीन बर्बरता है, उस वो हमारी पहचान है। हमारे वो किसी महान संस्कृति वंस्कृति की कोई बात करना एकदम बेईमानी हो गया आज के ज़माने में। आई एम सॉरी, लेकिन ये और मेरे दिल में इतनी इतनी तकलीफ होती है, मैं जब उस चीज़ को याद करता हूँ, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे कोई मैं आदमी ऐसा कर सकता है मैं कि किसी की आपके गाड़ी से रोष कोई को भी जिस्म समझ चिपक सकता गया हूँ।